नमस्कार, सुप्रभात। मैं रचना वत्स प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और हम कर रहे हैं हरियाणवी भाषा का साहित्य, हरियाणवी साहित्य, और आप कह सकते हैं हरियाणा प्रदेश का साहित्य। अगर बात आती है हरियाणा प्रदेश के साहित्य की, तो हरियाणा प्रदेश में जन साहित्य का अपना एक अनूठा योगदान है। तो मैं तो यही कहूंगी कि सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में हरियाणा प्रदेश में जन साहित्य की रचना हुई है, उसी का निर्माण हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं जन साहित्य की। जन साहित्य, आप सोच रहे होंगे कि साहित्य के बारे में तो सुना था, ये जन साहित्य क्या चीज है? तो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लें। जन साहित्य वह साहित्य होता है जो वहां के स्थानीय कलाकारों अथवा रचनाकारों द्वारा रचित साहित्य। जन साहित्य वह साहित्य होता है जो वहां के स्थानीय लोकल कलाकार हैं, जो रचनाकार हैं, जिन्होंने उस साहित्य को या उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य जन साहित्य कहलाता है। ये बात हुई जन साहित्य की। अब जन साहित्य की बात चल रही है और हरियाणा में एक ऐसी विधा है, आप सोचिए, आप बताएं कि कौन सी ऐसी विधा है जो हरियाणा की संस्कृति में रची बसी है, हरियाणा की संस्कृति की एक आत्मा है और हर व्यक्ति उसके बारे में जानता है, उस विधा के बारे में। तो कौन सी विधा है? हाँ बच्चों, वो विधा है सांग विधा। हरियाणा के जन साहित्य की बात हो और सांग विधा के बारे में हम बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सांग विधा का हरियाणा की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ के जन साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, सांग विधा के बारे में मैं मोटे तौर पर बता देती हूँ। हरियाणा के देहात में, गांव में, कस्बों में किसी ओपन जगह पर यानी कि खुली जगह पर चौराहे के बीच में एक विधा, एक प्रकार की ऐसी गतिविधि होती थी। पहले गतिविधि जमीन में, धरती पर कोई चटाई वगैरह कुछ दरी बिछा करके वहां पर किया जाता था सांग मंडली द्वारा। लेकिन उसके पश्चात जमीन का स्थान मंच ने ले लिया। ये इस विधा का मंचन होने लगा, यानी कि मंच पर ये प्रदर्शित की जाने लगी विधा सांग विधा। तो ये है, इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सांग, तो आज का हमारा विषय क्या है? सांग परंपरा का उद्भव और विकास। ये आज हम चर्चा करेंगे इसी जन साहित्य की एक आत्मा सांग परंपरा। सांग परंपरा का उद्भव और विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। उद्भव और विकास। बच्चों, मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं जब भी किसी चीज को पढ़ाती हूँ, मैं बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल रूट से लेती हूँ। तो इसी प्रश्न के संदर्भ में भी हम इसमें आया हुआ शब्द सांग शब्द, सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द कहाँ से आया, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों, ये सांग शब्द आया है, बना है स्वांग शब्द से। स्वांग शब्द, जो स्वांग शब्द क्या है, वो है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं,
उन शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द। और इसी तत्सम शब्द स्वांग का तद्भव रूप, यानी कि तद्भव मतलब बिगड़ा हुआ रूप, वो क्या है, वो है सांग। सांग शब्द तद्भव रूप है किसका, स्वांग शब्द का। ठीक है, तो ये तो इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने जाना। अब हम इस शब्द के शाब्दिक अर्थ पर चर्चा करेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ बच्चों, सांग अथवा स्वांग का शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है भेष भरना। भेष भरना, या इसको हम कह सकते हैं रूप भरना, इसको हम कह सकते हैं नकल करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। सांग का भेष भरना, रूप भरना, नकल करना। आपको पता होगा कि हमारे गली मोहल्ले में कई बार कोई ऐसा आदमी आता है जो कभी किसी रूप में आता है, कभी किसी रूप में, कभी तो वो शिव जी की कॉस्ट्यूम डालकर आता है, कभी वो श्रवण कुमार बनकर आता है। विभिन्न प्रकार के भेष, क्योंकि उसका व्यवसाय ही वो होता है, उसका कमाई का साधन, कमाई का जरिया उसी को वो बना लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बहुरूपिया। वो भी क्या करता है, भेष भरता है, अपने विभिन्न प्रकार के रूप बनाकर आता है। तो बच्चों ये है शाब्दिक अर्थ किसका, स्वांग अथवा सांग शब्द का। तो अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल के अकॉर्डिंग, डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल, रामनारायण अग्रवाल, इन्होंने इस सांग शब्द के बारे में क्या क्या बातें कही, इस विधा के बारे में क्या कहा है, वो हम देखेंगे। इन्होंने कहा है कि जो ये सांग विधा है, यह पंजाब राज्य में इस विधा को ख्याल के नाम से जाना जाता है, ख्याल के नाम से प्रसिद्ध हुई है ये विधा। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में इस विधा को नौटंकी के नाम से जाना जाता है, नौटंकी। और राजस्थान में इस विधा को जाना जाता है तुर्रा कलगी के नाम से। ये रचना, ये विधा प्रसिद्ध हुई। और ब्रज की हम बात करें, ब्रज में जाना जाता है इसको भगत के नाम से। वो बोलते हैं ना कि उसमें तो भगत आ गया, भगत जिसमें आता है वो ऐसे विभिन्न प्रकार के ड्रामे करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये भगत है, ये भी भगत आना, ये भी क्या है, इसी का रूप है, इसी विधा का, रामनारायण अग्रवाल के अनुसार। अगर हम मालवा की बात करते हैं, मालवा मध्य प्रदेश, तो वहां पर इस विधा को बोला जाता है माच। और अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा प्रदेश की, और हरियाणा प्रदेश के साथ साथ मेरठ के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर इस विधा को जाना जाता है सांग के नाम से। यह विधा विकसित हुई अथवा प्रसिद्ध हुई। ठीक है, ये बातें थी डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल के अनुसार। तो बच्चों सांग क्या है, सांग एक प्रकार की नाट्यात्मक गतिविधि है, नाट्यात्मक रूप है, लेकिन पूर्ण रूपेण नाट्यात्मक नहीं, नाटक नहीं है। ये नाट्यात्मक है मतलब नाटक जैसी है, पूरी तरह से नाटक नहीं है, क्योंकि सांग और नाटक में अंतर है। वो अंतर हम देखेंगे क्या अंतर है। ये सांग और नाटक के कंपोनेंट्स, इनके तत्वों के आधार पर बच्चों याद रखना है आपने कि नाटक एक वस्तु प्रधान होता है, वस्तु प्रधान होता है, लेकिन सांग क्या होता है, सांग में कौतूहल होता है, कौतूहल। इसके पश्चात नाटक में पात्र होंगे और सांग में पात्र की जगह पर क्या होते हैं,
कलाकार होते हैं, अपनी कलाकारी दिखाते हैं, कलाकार होंगे, अभिनेता होंगे। पात्रों के माध्यम से जो बुलवाया जाता है उसको यहाँ पर बोलते हैं संवाद, यानी कि नाटक में संवाद होते हैं, जबकि कलाकारों के बीच में क्या होती है, वार्ता होती है। और वो वार्ता भी किसके माध्यम से होती है, रागिनी के माध्यम से, रागिनी के माध्यम से वार्ता होती है। दूसरी बात, सांग में अब रागिनी के माध्यम से अगर वार्ता होगी, इसका मतलब रागिनी है, तो वहां पर क्या होगा, संगीत के बिना तो रागिनी नहीं हो सकती, तो इसमें संगीत भी होता है। और क्या होता है, संगीत के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि सांगी लोग अपनी हर बात को बड़े ठुमके लगा लगा के बोलते हैं, तो यानी कि नृत्य भी इसका एक महत्वपूर्ण तत्व होता है सांग विधा का। इसके साथ साथ नाटक का उद्देश्य क्या होता है, अंत में जो दर्शक होते हैं, दर्शक में किस रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि इसका उद्देश्य होता है रस की निष्पत्ति करना, उत्पत्ति करना। रस मतलब आनंद भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन सांग का उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ मनोरंजन करना, मनोरंजन। क्योंकि वहां पर नाटक में तो क्या होता है, नाटक में आरोपण होता है, पात्र के ऊपर आरोपण किया जाता है, लेकिन सांग में आरोपण नहीं होता। ठीक है, वो एक अलग बात है कि ये लोग जैसे स्त्री पात्र का अगर ये भूमिका निभा रहे हैं तो स्त्री के कपड़े डाल लेते हैं, उसके वस्त्र डाल लेते हैं, लेकिन सभी को पता होता है उनके हाव भाव, उनके सारी चीजें वो एक स्त्री जैसी नहीं होती, वो तो रहती हैं एक पुरुष जैसी ही रहती हैं, सिर्फ कपड़े डालते हैं, यानी कि आरोपण नहीं होता। जबकि नाटक में तो पात्र है बिल्कुल एज इट इज ऐसा रोल करेंगे, बल्कि पात्र के अंदर घुसकर उसका रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर सांग में ऐसा नहीं होता, सांग में सिर्फ उनका काम कितना है, अगर स्त्री की भूमिका वो निभा रहे हैं तो सिर्फ स्त्री के कपड़े डाल लिए, लेकिन सबको पता है उनकी चाल डाल, सबको पता है कि वो सारा पुरुष जैसा ही होता है, कोई कोशिश नहीं करता पात्र के अंदर घुसने की। सांग में क्योंकि सांग विधा मनोरंजन प्रधान होती है। आपको पता है कि आज तो हमारे यहाँ मनोरंजन के बहुत साधन हैं, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, और बल्कि सिनेमा है, और हर बच्चे के हाथ में आप लोग देख रहे हैं कि मोबाइल आ गए हैं, सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन। और उस समय तो कुछ भी नहीं था, काफी साल पहले की बात है, जब ये अपने चरम पर थी सांग विधा, उसमें तो ऐसा मनोरंजन का कुछ साधन नहीं था। देहात में, ग्रामीण जो हमारा क्षेत्र है, वहां पर एकमात्र सांग ही मनोरंजन का साधन था। तो ये बात है, ये दिखा रही है कि सांग के अंदर, इस विधा के अंदर कौतूहल होता है, इसके अंदर कलाकार है, इसके अंदर कलाकार आपस में जो बातचीत करते हैं, जिनको वार्ता बोलते हैं, और वो भी रागिनी के माध्यम से। रागिनी है, संगीत के बिना नहीं हो सकती, और नृत्य, और इसका उद्देश्य है मनोरंजन। तो ये बेसिकली अंतर है नाटक और सांग में, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि सांग परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका कैसे, कहाँ से इसका विकास होता है। तो इसके लिए तो बच्चों इतिहासकार हैं, वो आपस में एक मत नहीं है, वो अपने अपने मतों के अनुसार उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। किसी ने तो आपको पता होगा कि एक सांगी हुए हैं, सांगी दीपचंद, बहुत प्रसिद्ध सांगी हुए हैं। किसी ने, इतिहासकार ने सांगी दीपचंद को केंद्र बिंदु मान करके इसको 3 चरणों में बांटा है, सांग परंपरा के उद्भव और विकास को, पूर्व दीपचंद युग और उत्तर दीपचंद युग। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने, बहुत प्रसिद्ध सांगी है हमारे पंडित लक्ष्मीचंद, और पंडित लक्ष्मीचंद
जिसको हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियर भी बोलते हैं हरियाणा का। शेक्सपियर कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा के कालिदास भी इनको कहा जाता है। और हरियाणा के सूर्य कवि के नाम से ये प्रसिद्ध है। सूर्य कवि है पंडित लक्ष्मीचंद जी। और बड़े आदर भाव से इनको दादा लक्ष्मी भी कहा जाता है। दादा लक्ष्मीचंद। और इनके ही समय में सांग परंपरा अपने चरम उत्कर्ष पर थी, तो इनका बहुत अहम स्थान है सांग परंपरा में। और पंडित लक्ष्मीचंद को ही केंद्र बिंदु मानकर सांग परंपरा के उद्भव और विकास के 3 चरण बना दिए। पहला लक्ष्मीचंद पूर्व युग, और दूसरा लक्ष्मीचंद युग, और तीसरे नंबर पर उन्होंने कर दिया उत्तर लक्ष्मीचंद युग। लेकिन मैं बताती हूँ आपको सर्वमान्य जो इसका विकास है उसके बारे में। और सर्वमान्य विकास की अवधारणा वो किसने दी है? वो दी है डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने। डॉक्टर विजेंद्र सिंह के अनुसार, डॉक्टर विजेंद्र सिंह के अनुसार हमारी सांग परंपरा है, सांग विधा है, इन्होंने इसके 4 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 4 चरणों में इसको बांटा है। वो चरण कौन कौन से हैं? वो चरण, पहला हम कह सकते हैं इसको संक्रमण युग। संक्रमण युग, संक्रमण युग जहां से इस परंपरा की शुरुआत होती है। और इसकी समय सीमा उन्होंने बताई है 1200 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक। दूसरा चरण है वो है प्रारंभिक युग। प्रारंभिक युग, और प्रारंभिक युग की समय सीमा इनके अनुसार 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। ये 100 साल का समय है। ये सांग परंपरा के विकास का प्रारंभिक युग माना जाता है। और तीसरा चरण इन्होंने बताया वो है उत्कर्ष युग, जो कि सांग परंपरा के उद्भव और विकास का बिल्कुल चरम युग था। सांग परंपरा अपने चरम सीमा पर थी उसमें। और इसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। इसके पश्चात चौथा चरण इन्होंने बताया है वो है आधुनिक युग। आधुनिक युग जिसकी समय सीमा उन्होंने बताई है 1950 ईस्वी से अब तक का काल है। वो सांग परंपरा के उद्भव और विकास का अंतिम चरण है आधुनिक युग। क्योंकि 1944 में जो सूर्य कवि हरियाणा के शेक्सपियर और सांग परंपरा के में मान सकते हो एक पुरोधा उत्कर्ष युग में जो थे वो पंडित लक्ष्मीचंद जी 1944 में उनका निधन हो चुका था। यानी कि उसके उत्तरकालीन जितने भी सांगी हैं वो आधुनिक युग में आते हैं। तो ये है बच्चों सांग परंपरा की उद्भव और विकास के चरण 4 चरणों में बांटा है, जो सर्वमान्य है विजेंद्र सिंह के अनुसार। ये हमने किया है। इससे आगे हम करेंगे कल इस विकास की परंपरा को। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पड़ता है प्रश्न, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना ना भूलें। और अगर मेरी वीडियो के बारे में जो भी आपके व्यूज हैं, जो भी आपके विचार हैं, या आप कोई और वीडियो चाहते हैं मेरे द्वारा बनी, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना है। थैंक यू, शुक्रिया।